1492 की एक सुबह इटली का एक सेलर स्पेन के राजमहल में राजा से कुछ पैसे मांगने आता है, जिसे वह भारत जाने वाले समुद्री रास्ते ढूंढ सके। उस पैसे के साथ उसे कुछ लोग भी चाहिए थे। पोर्चुगल के राजा ऑलरेडी उसकी यह प्रार्थना मना कर चुके होते हैं और उसने स्पेन की रानी की थोड़ी चमचागिरी की और जैसे तैसे उन्हें मना लिया। वह सेलर कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारत आने के समुद्री रास्ते खोजना चाहता था, क्योंकि यूरोपियंस को भारत की तरफ से पैसे की खुशबू आ रही थी। लेकिन जब यूरोपियंस जमीनी रास्ते से आ सकते थे तो उन्हें समुद्री रास्ते की आखिर क्या जरूरत पड़ी। आइए जानते हैं कि गलती से शुरू हुई शायद दुनिया की सबसे महान खोज के बारे में। सन 1400 आते आते ईस्टर्न यूरोप और एशिया में इस्लामिक साम्राज्य फैल गया था, जिसने यूरोपियन ट्रेडर्स का अफगानिस्तान के रास्ते से भारत आने का रास्ता बंद कर दिया, जिससे मजबूर होकर यूरोपियंस लैंड रूट छोड़कर समुद्र की तरफ से टाकने में लग गए। और पहले बेड़े में स्पेन की रानी से पैसा और 90 लोग लेकर भारत को ढूंढने निकला क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस को पूरा विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम की तरफ से समुद्र के रास्ते जाने से जरूर भारत पहुंचा जा सकता है। पर उस समय कोलंबस समेत यूरोपियंस लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सिवाय भी कई बड़े बड़े महाद्वीप मौजूद हैं। समुद्री यात्रा करते हुए कोलंबस जब अमेरिकी महाद्वीप के पास पहुंचा तो वहां पर एक आइलैंड पर पहुंचकर उसे लगा कि वो भारत के किसी आइलैंड पर पहुंच गया है। बाद में उसने कुछ और द्वीपों की यात्रा भी की, जिन पर उसे कुछ आदिवासी मिले जो थोड़े लाल रंग के थे। कोलंबस ने उन्हें भारतीय समझकर रेड इंडियन नाम दे दिया। जब कोलंबस ने बताया कि उसने भारत को खोज लिया तो यह बात आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। उसके बाद कोलंबस ने लगातार 4 बार अमेरिका का दौरा किया और हर बार आदिवासियों को गुलाम बनाकर ले आता था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अमेरिगो वेस्पुसी ने नाम के व्यक्ति ने यह बताया कि कोलंबस ने जिन भूभाग को खोजा था वह भारत नहीं बल्कि नया प्रदेश है। कोलंबस के अमेरिका खोजने के दौरान पुर्तगाल ने भी वेस्को दी गामा को भारत खोजने के लिए रवाना कर दिया और वेस्को दी गामा साउथ अफ्रीका होते हुए एक गुजराती बिजनेसमैन की मदद से केरल पहुंच गया। कोलंबस को मरते दम तक यही लगता था कि उसने जो खोजा है वह भारत है। बाद में अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही इस जमीन का नाम अमेरिका पड़ गया, जो बाद में नॉर्थ और साउथ अमेरिका कहलाया गया। इस नई जमीन के खोजे जाने के बाद सभी यूरोपियन देशों में अमेरिका के अंदर अपनी कॉलोनी बसाने की होड़ मच गई और इस होड़ में सबसे आगे निकला ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। वेनेजुएला और ब्राज़ील पर पोर्चुगीज ने कब्जा किया तो वहीं पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट समेत मैक्सिको पर स्पेन का कब्जा हुआ और जहां आज लुजियाना स्टेट और कनाडा में क्यूबेक पर वहां पर फ्रांस का कब्जा था। और ब्रिटेन के हाथ लगी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट 13 ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। और इन सभी देशों के कब्जे के बाद शुरू हुई अमेरिका में नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने की होड़। और इन सभी देशों के नागरिकों ने बड़े बड़े खेत और प्लांटेशन शुरू की, जिसमें गन्ना और कपास यानी कॉटन सबसे इम्पोर्टेंट था। अब खासकर कपास की खेती की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ कॉटन ने ही पूरे साउथ अमेरिकन स्टेट्स को पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश में खड़ा कर दिया था। इन्हीं प्लांटेशन को सपोर्ट और सस्टेन करने के लिए चाहिए थी स्लेव लेबर यानी गुलाम मजदूर, और इसी से शुरू हुआ इतिहास का शायद सबसे घिनौना काम स्लेवरी। दोस्तों, पूरे अफ्रीका से स्लेव्स को ले जाकर अमेरिका में कौड़ी के दाम बेचा जाता था। छोटे छोटे बच्चों तक को अपने माँ बाप से अलग करके बेचते थे। अमेरिका की नींव में उन्हीं बच्चों की आंसू शामिल है। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका ब्रिटिश ताकत के अधीन था, लेकिन 16 दिसंबर 1773 को हुई एक घटना जो बोस्टन टी पार्टी के नाम से मशहूर है, जिसने अमेरिका की तकदीर पलट कर रख दी। गौर करने लायक बात यह है कि साल 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित कर अमेरिका पर चाय का इंपोर्ट पर प्रति के तौर पर कुछ टैक्स लगा दिया गया। यह कर बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ प्रति के ही तौर पर लगाया गया था, जिसका अर्थ यह दिखाना था कि अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम है। लेकिन अमेरिका को यह कतई मंजूर नहीं था कि उसके सम्मान और संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ करे, इसलिए वह सिंबॉलिक टैक्स भी उसे बहुत भारी लगता था।
इसी सिंबॉलिक टेस्ट के विरोध में सन्स ऑफ लिबर्टी नामक एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने बोस्टन हार्बर पर चाय के 3 जहाज़ों को वापस ब्रिटेन लौटने से मना कर दिया और जहाज़ों में भरी चाय को चेस्टर नदी में बहा दिया। यह अमेरिकी लोगों का विरोध का तरीका था, जिसके अनुसार उन्होंने यह साफ कर दिया था कि उनके लिए उनकी संप्रभुता से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स 13 ब्रिटिश कॉलोनी के साथ ईस्टर्न कोस्ट में उभरा। इस घटना के बाद अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई बढ़ती गई। आखिर में 1775 में इस घटना ने अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया। 4 जुलाई 1776 में अमेरिकी क्रांति युद्ध में अमेरिकन कॉलोनीज ग्रेट ब्रिटेन के साथ लड़ रही थी, जबकि 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से आज़ादी की घोषणा को अपना लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यह नाम थॉम पेन द्वारा सूझा गया था और 4 जुलाई 1776 के आज़ादी के घोषणा पत्र में ऑफिशियल यूज किया गया। ग्रेट ब्रिटेन से यूनाइटेड स्टेट्स की आज़ादी के साथ यह युद्ध खत्म हुआ और यूरोपियन साम्राज्य के खिलाफ यह पहला सफल युद्ध था। 1778 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 10 संशोधन को बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया। 1791 में इसकी पुष्टि की गई और फंडामेंटल सिटीजन फ्रीडम के लिए इन्हें डिजाइन किया गया। अमेरिका शायद दुनिया का पहला देश था जिसने आधिकारिक तौर पर सभी नागरिकों के सम्मान होने की बात की थी, जिसे भारत ने 1947 में अपनाया। लेकिन यह इसी अमेरिका की दोगली नीति थी कि समानता के अधिकार को उन्होंने सिर्फ गोरे लोगों तक ही रखा। काले लोगों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया और गुलामों को तो कतई नहीं। नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स में इंडस्ट्रियल विकास ज़्यादा थी और खेती कम, तो उनको स्लेव लेबर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी और धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स ने स्लेवरी को बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि साउथ अमेरिकन स्टेट्स में बड़े बड़े खेत और प्लांटेशन होते थे, तो उन्होंने पूरा जोर लगाया ताकि गुलामी की प्रथा बनी रहे। और 1850 आते आते नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स के बीच यह मनमुटाव इतना बढ़ गया कि साउथ स्टेट्स ने मिलकर खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया। उसे नाम दिया कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उस वक्त एंट्री हुई रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से यूएसए के प्रेसिडेंट बने अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को पूरे अमेरिका से बैन करने का फैसला किया और साउथ स्टेट्स ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी और उस लड़ाई को अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से जाना गया। आपको शायद जानकर ताजुब होगा कि अमेरिका ने जितने सिपाही और लोग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में मिलकर खोए, उससे ज़्यादा लोग अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान मारे गए थे। आखिर में अमेरिकन सिविल वॉर में नॉर्थ स्टेट्स की जीत हासिल हुई और अब्राहम लिंकन की उगाई में पूरे अमेरिका में से गुलामी प्रथा बंद हो गई। लेकिन सिर्फ गुलामी बंद हुई थी, काले लोगों को अभी भी अधिकार नहीं मिले थे। वह गोरे लोगों के बराबर नहीं बैठ सकते थे और उनके साथ रह नहीं सकते थे, उनके इलाके में नहीं जा सकते थे, उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसा ही कुछ उस दौरान भारत में अछूत के साथ हो रहा था और अमेरिका में ये सब प्रथाएं और कुरीतियां 1954 तक चलती रही। दोस्तों 1848 जो आज साउथर्न स्टेट जैसे टेक्सास और वेस्टर्न स्टेट जैसे कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं, ये सभी स्टेट्स पहले मैक्सिको के कब्जे में थे, जिसे अमेरिका ने मैक्सिको से लड़ाई कर कब्जे में कर लिया और लुजियाना स्टेट को फ्रांस के से खरीद लिया और ऐसे ही अलास्का को रसिया से पैसे देकर खरीद लिया, जो शायद आज तक रसिया की सबसे बड़ी भूल थी। नए नवेले अमेरिका ने अपनी सीमाओं का पश्चिम की ओर से विस्तार करने के लिए नेटिव रेड इंडियंस लोगों पर युद्ध शुरू कर दिया, जो 19वीं सेंचुरी के अंत तक चला। नेटिव रेड इंडियंस को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। यूएसए ने 19वीं सेंचुरी में नेटिव रेड इंडियंस को माइग्रेट कर नॉर्थ अमेरिका में जोरदार विस्तार की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने नए प्रदेश का भी अधिग्रहण किया था और धीरे धीरे कुछ नए स्टेट्स का भी निर्माण किया था। 19वीं सेंचुरी के दूसरे चरण में अमेरिकन सिविल वॉर ने देश में कानूनी गुलामी का खात्मा किया। 1954 में स्कूलों नस्लीय अलगाव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया और अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों को अधिकारों के लिए सिविल राइट्स का अभियान चलाया गया। इसी सेंचुरी के अंत तक यूनाइटेड स्टेट प्रशांत महासागर तक डेवलप और देश की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। साथ ही देश में औद्योगिक क्रांति ने भी ऊंची उड़ान भर ली। आज अमेरिका में यूरोपियन लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज डाला हुआ है, जो अमेरिका के 4 फादर्स ने डाला था, जिसके तहत अमेरिका कभी भी आने वाली इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ को अमेरिका में आने से मना नहीं करेगा। और 19वीं सेंचुरी के अंत तक जर्मनी और आयरलैंड में सबसे ज़्यादा माइग्रेट करके लोग अमेरिका गए। उसके बाद इटली से लोग अमेरिका का और 20वीं सदी के मध्य तक हिंदुस्तान महाद्वीप से भी लोग अमेरिका का रुख करने गए। दोस्तों अमेरिका ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया, पहली बार नागरिकों को अधिकार दिया,
लोगों को अमीर बनाना सिखाया, लोगों को सपने देखना सिखाया।